नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अब अलग-अलग जगह से जो मीडिया हाउसेस हैं, वो चाहे अमेरिका के हों या दूसरे पश्चिमी देशों के हों, उन पर अगर आप एक नज़र डालें, तो आपको एक बात कॉमन दिखाई देगी। भारत की चर्चा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा है। मोदी जी इधर जापान और जापान के बाद चीन पहुंचे, यानी 2 देशों की यात्रा पर थे। पहले जापान के प्रधानमंत्री से बायलैटरल टॉक्स, यानी जिसको हम कहते हैं शिखर वार्ता, वहां से चीन पहुंचे तो एससीओ की समिट शुरू होने से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बायलैटरल टॉक्स। इसके बाद हमने देखा एससीओ समिट में प्रधानमंत्री का भाषण बहुत ही बैलेंस, बहुत नपातुला, बिना किसी लाग लपेट के जो जिसको मैसेज देना था उन्होंने बेखौफ भेज दिया। ट्रंप को देना था या शी जिनपिंग को देना था, जिसको भी देना था, या पाकिस्तान को भी देना था तो वो दे दिया। किसी तरह का कहीं कोई प्रेशर उनके ऊपर नहीं, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज आपने देखी वो कमाल थी, कॉन्फिडेंस से भरे हुए। और एक सीन आपको याद होगा, जब अलास्का पहुंचे थे राष्ट्रपति पुतिन, तो हवाई अड्डे पर रिसीव किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। वहां से मीटिंग स्थल के लिए जब वो रवाना हो रहे थे, तो अपनी गाड़ी में उन्होंने पुतिन साहब को बैठाया था। और यहां एससीओ समिट में जब दोनों नेता भाषण देकर के बायलैटरल टॉक्स के लिए रवाना हो रहे थे, तो पुतिन साहब ने 8 मिनट इंतजार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उनको अपनी गाड़ी में बैठा करके मीटिंग स्थल तक लेकर के गए। अब जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो कूटनीति के माहिर जानकार हैं, जियोपॉलिटिकल मामलों को देखते समझते हैं, उनकी राय एक्चुअल में लेना बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे मौकों पर। और मेरे साथ एक ऐसे ही सुपरिचित, आप सबके प्रिय रमनीक सिंह मान जुड़ रहे हैं, तो सीधे उन्हीं के साथ चर्चा करते हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं और उसके बाद समझने की जरा कोशिश करते हैं। मान साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद चोई साहब। मान साहब, कुल मिलाकर के कूटनीति में एक मैसेजिंग का खेल होता है। तो मैसेजिंग क्या है मोदी साहब की तरफ से, भारत की तरफ से? एक्चुअली आपको अगर ध्यान हो तो कुछ समय पहले जो ये खेत मार्शल हैं, जिसको आप फेक मार्शल, फील्ड मार्शल, जो भी जिस भी नाम से आप उसको कहना चाहें, आसिम मुनीर, उन्होंने कहा था कि भारत को जो है वो चीन और अमेरिका के बीच में बैलेंस बना के चलना नहीं आ रहा है। भारत जो है वो जिस प्रकार से पाकिस्तान बैलेंस बना लेता है, जो बैलेंसिंग एक्ट कर लेता है, उस तरीके से वो भारत बैलेंस नहीं बना पा रहा। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो पिछले गत महीनों में आप देख रहे हैं, तो सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि भारत ने जो एक स्टांस, अपना न्यूट्रल स्टांस रखा हुआ है कि ना तो हम अमेरिका की गोदी में बैठेंगे, ना उनके पाले में रहेंगे, ना पश्चिम के। हम अपना ही एक धड़ा खड़ा करेंगे, हम अपना ही एक ग्रुपिंग खड़ा करेंगे जिसके अंदर भारत जो है वो न्यूट्रल रहेगा। उसका किसी के साथ कोई पक्षपात करने का इरादा नहीं है। जहां तक डिप्लोमेसी की बात है, ट्रेड, डिप्लोमेसी, दोनों को भारत ने जिस तरीके से, जिस अंदाज से बैलेंस किया है, देखिए ये जो ट्रंप साहब का टेरर है, टैरिफ्स का, ये 3 T जो हैं, इनको काउंटर करने के लिए भारत ने जो टेक्नोलॉजी
और टैलेंट की बात करी जापान के साथ। और जब चाइना गए हैं तो वहां पे उन्होंने टेरिटरी, टेरर, ट्रेड, ये कई इन्होंने ये चीजों को बड़ा बैलेंस के साथ इन्होंने बात की है। और जब भी प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि जी हमारी टीम ने, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने चीन के साथ बैठ के बात की है और उसके अंदर से ये निष्कर्ष निकाले हैं। और हमने बड़े क्लियर शब्दों में, जो कि आप अगर जो जॉइंट स्टेटमेंट है एससीओ की उसमें देखेंगे तो उसमें जो ये टेरर अटैक पाकिस्तान की ओर से हुआ पहलगाम का 22 अप्रैल का, उसका भी उल्लेख है। और उसके ऊपर आप माने या ना माने, पाकिस्तान के जो वजीर आजम है, प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उन्होंने भी साइन किया है। तो आप कूटनीति की अगर बात करें, जो डिप्लोमेसी की आप बात, जो आपका सवाल था बड़े क्लियर शब्दों में, तो उससे तो आप ये देख लीजिए कि जो परपेट्रेटर और टेररिज्म, जिस देश से, जिस जमीन से टेररिज्म की उत्पत्ति हो रही है, वो खुद मार खाने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद, वो उस पे जॉइंट डिक्लेरेशन के ऊपर साइन कर रहा है कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में मुलव्वस हैं, जो इन्वॉल्व हैं, जो उनमें संलिप्त हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई दरअसल अगर देखा जाए तो वो 84 घंटे की लड़ाई में भारत ने एकदम बढ़िया तरीके से पहला जो अटैक था, जो 9 आतंकी अड्डे थे, ठिकाने थे, उनके ऊपर अटैक करने के बाद भारत ने कहा था कि साहब जहां तक हमारा प्रश्न है, हमारा जो मोटिव है वो अचीव हो गया। अगर पाकिस्तान इसके ऊपर कोई प्रत्युत्तर नहीं देता तो हमारी तरफ से ये बात खत्म हो गई है। और पाकिस्तान के, जैसा कि उसकी आदत है, इन्होंने उसका जवाबी कार्रवाई की और उसके बाद उन्होंने अपने 11 हवाई अड्डे ध्वस्त कराए, जो भारत ने माने। उसके अलावा जो कई सारी ऑसेंट से खबरें निकल के आ रही हैं, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का बहुत भारी नुकसान हुआ है। तो एक तरफ जो टेररिज्म के साथ डील करने की बात है पाकिस्तान को लेके, वो एससीओ में रिफ्लेक्ट हुआ। अपनी टेरिटरी को, यानी कि जो हमारा क्षेत्र है, उसको लेके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। चाहे डोकलाम के समय में हम लोग, हमारी सेनाएं 4 साल आमने सामने खड़ी रही, चाहे पैक्सोंग सो की बात हो, फोर फिंगर्स की बात हो, तो ये जितनी भी आप पिछले समय में भारत की जो दृढ़ता देखेंगे मिलिटरीली, कूटनीति के रूप से और अर्थव्यवस्था के नाते से अगर देखा जाए, तो एक बहुत बड़ा धक्का जो है, मैं समझता हूं कि अमेरिका के जो सलाहकार हैं राष्ट्रपति ट्रंप के, उनके लिए, राष्ट्रपति ट्रंप स्वयं के लिए, जैसा आपने ये टाइटल दिया है, टाटा बाय बाय ट्रंप, तो जिस वक्त ये कल ये सारी जिस वक्त आज सुबह ये बैठक हो रही थी, जिसमें बायलैटरल्स, ट्राइलैटरल्स, मल्टीलैटरल्स और ये एससीओ की जो बैठक थी, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उस समय अमेरिका में रात का समय होता है, वो गुड नाइट करके सो गए थे। तो दरअसल जो गुड नाइट है, वो उन्होंने अमेरिकी साम्राज्य के ऊपर, दी अमेरिकन एम्पायर जिसको हम बोल देते हैं, तो वो साम्राज्य का जो सूर्य अस्त है, उसको रिकॉग्नाइज करते हुए, उसको मानते हुए, उसको तस्लीम करते हुए उन्होंने गुड नाइट कर दिया अमेरिकन एम्पायर को। यानी कि जो आप समझ लीजिए अमेरिका का गुड बाय जो आपने लिखा हुई है। जी। अब ये बताइए साहब, जिस तरीके से हमने एससीओ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धुरी बनते हुए देखा है, वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि किन जेस्चर से, किन मुलाकातों से और जहां भी अपॉर्चुनिटी होती हैं उनको अवेल करके कहां कहां किस किस को कैसे मैसेज दिए जा सकते हैं, मुझे लगता है उनसे बेहतर कोई जानता समझता नहीं है। और यहां भी उन्होंने ये करके दिखाया है। ऐसे कई विजुअल्स अब सामने आ रहे हैं। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वो एक कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो वहां पहुंचे जरूर, लेकिन बिल्कुल एकदम अलग थलग, ना वो किसी से घुल मिल पा रहे थे, ना कोई उनके पास जा रहा था। इसके बनिस्पत हर कोई प्रधानमंत्री की तरफ आकर के हाय हेलो, कोई गले मिल रहा था, कोई हाथ मिला रहा था, कोई टॉक्स कर रहा था। इन स्थितियों परिस्थितियों के लिए, यानी पाकिस्तान को आज जहां खड़ा कर दिया है, एक दृश्य है जहां
पुतिन के हाथ में हाथ डाल करके प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं और ये शहबाज शरीफ दीवार से लगे हुए खड़े हैं चुपचाप एकदम। उस पर बहुत सारे मीम्स भी आ गए हैं। लग रहा है कि ये जैसे कोई बहरा बहरा खड़ा हो और वो परोस रहा हो, तो वहां से ये लोग गुजर रहे हैं। इन स्थितियों के लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है, मान साहब? नहीं, स्वाभाविक है। देखिए, मैं आपको दो तीन बातें बताता चलूं। सबसे पहली चीज तो यह है कि वैश्विक स्तर पे जहाँ पे रशिया को बियर कहते हैं, भालू, वहाँ चाइना को ड्रैगन बोलते हैं और भारत को एलिफेंट बोलते हैं, हाथी। तो अगर उस नजरिए से अगर आप पाकिस्तान को देखेंगे तो आप पाकिस्तान को बुलाएंगे गधा। मतलब गधा मतलब वो क्वालिटी से नहीं, मानसिकता से। एक जी तो गधे में बोझा ढोने की क्वालिटी होती है ना, वो उसकी क्वालिटी से नहीं, उसके मानसिकता से कि ये बेवकूफ हैं, ये गधे हैं। और आप अगर, जैसे आपने मीम्स की बात करी या आपने कैरिकेचर्स की बात करी या आपने कार्टून्स की बात करी, तो आप देखेंगे अक्सर अब कार्टून्स के अंदर पाकिस्तान को गधे के रूप में ही डिपिक्ट किया जा रहा है। जहां आप देखेंगे वहां पे पाकिस्तान को गधा ही दिखाया जा रहा है। तो जब एक भालू, एक हाथी और एक ड्रैगन जब आपस में बात कर रहे हो, तो लाजमी है कि वो दीवार में कोने से लग के खड़े होने में ही गधे की भलाई है। बहरहाल, ये जो आपने बात कही, ये बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री मोदी के अंदर जो कला है एक कनेक्ट बनाने की लोगों के साथ, और ना केवल लोगों के साथ, वो तो 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हैं। अभी तो जो अन्य वैश्विक स्तर पे जो लीडर्स हैं उनके बीच में भारत की जैसी एक छवि प्रधानमंत्री मोदी ने बनाई है पिछले वर्षों में। आपको याद होगा शुरू शुरू में जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने ही थे, तो कहते थे कि भाई मोदी साहब जो हैं वो विदेशों में वक्त ज्यादा बिताते, भारत में कम। तो इतनी विदेश दौरे करने का अब मालूम चल रहा है, इतने विदेश दौरे करने का क्या अर्थ है और किस प्रकार से उन्होंने अपनी एक विश्वसनीयता जो है लोगों के बीच में बनाई है। और जो भारत के लिए यदि हम कह लें या भारत के नेतृत्व में विशेष तौर पे मोदी जी की अगर बात करें, क्योंकि भारत की छवि जो है वो अब गांधी के भारत से ज्यादा मोदी के भारत की छवि विश्व के अंदर बनती चली जा रही है। और लोग इस बात को मानते भी हैं कि जब इंडिया की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जुबान के ऊपर मोदी आता है। तो अब भारत की जो स्थिति है, हमारी जो नेतृत्व है उसकी जो स्थिति, वो ये है कि पूरे विश्व में एक विश्वसनीय वैश्विक शक्ति के रूप में, एक विश्वसनीय वैश्विक नेता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी और भारत का उदय हो रहा है, जिसमें हर कोई चाहता है कि हम भारत के साथ अच्छे संबंध बनाएं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ निजी संबंध बना के रखें। हाँ, वो गूढ़ मूर्ख है ट्रंप, जिसने पहले तो भारत के साथ और प्रधानमंत्री मोदी के साथ अच्छे संबंध बनाए और उसके बाद उसने ये कह दिया कि साहब हमारे संबंध पाकिस्तान के साथ अच्छे हैं, क्योंकि उसके परिवार को क्रिप्टो से लाभ हो रहा था। और उसने यहां तक ये कह दिया कि कौन जानता है कि आने वाले भविष्य में संभवतः भारत जो है वो पाकिस्तान से तेल आयात करे, खरीदे। तो मैं मतलब इतना हास्यास्पद, इतना सच्चाई से परे, आप ये आप खुद इस बात का आप आंकलन कीजिए कि जो एक नेता पुतिन को अलास्का में बुला रहे हैं और उनके सिर के ऊपर से B-52 बॉम्बर उड़ा रहे हैं, B-2 बॉम्बर उड़ा रहे हैं, और दुनिया भर का उन्होंने अपना असला जो है डिस्प्ले पे लगा रखा है। और आप ये देखिए कि यूएस मरीन कोर के जो फौजी जिन्होंने वास्तव में लड़ना है, जिनका मोराल हाई होना चाहिए, वो पुतिन के लिए लाल कालीन रहने के रेड कारपेट वो पुतिन के लिए वो एडजस्ट कर रहे हैं, वो बेचारे हैं। तो ये जो एक ग्लोबल मैसेजिंग की बात कर लीजिए या ये जो आप एक ऑप्टिक्स की बात कर लीजिए, उसके अंदर मैं समझता हूं कि ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि राष्ट्रपति पुतिन भी जो है वो भी बड़े परिपक्व हैं, बड़े मैच्योर्ड हैं। और चूंकि आज हम बात केवल मोदी जी की कर रहे हैं, तो मोदी जी का जहां तक आपने ये ऑब्जर्वेशन आपका है जो आपने बताया, ये बिल्कुल 16 आने सटीक और सही है कि इनके अंदर ये कला है कि वैश्विक नेताओं के साथ, लोगों के साथ एक बहुत खूबसूरत, एक बहुत शानदार निजी संपर्क जो है, एक पर्सनल रिलेशन जो है इस्टेब्लिश कर लेते हैं। और ऐसा मैं समझता हूँ कि बहुत कम चोई साहब विश्व स्तर पे नेता हैं या लोग हैं जो इस तरीके से कर सकते हैं। खास तौर पे आप अगर मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज देखिएगा,
जिस वक्त वो पुतिन साहब से मिल रहे हैं, शी जिनपिंग साहब से मिल रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स्ड है। ऐसा नहीं है उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर है कि साहब 50% टैरिफ लग गए हैं और हमारा 87 बिलियन डॉलर्स का एनुअल ट्रेड जो है वो भारत और अमेरिका के बीच में वो रिस्क पे है। बिल्कुल रिलैक्स्ड उनका बॉडी लैंग्वेज है, उनको पता है कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। और मैं समझता हूँ कि दी मैन इज नॉट वायर्ड टू टेक एनी प्रेशर। वो प्रेशर में आने के लिए तो मतलब उनकी प्रोग्रामिंग ही नहीं हो रखी। जो परमात्मा ने, भगवान ने जो उनका विचार करने का, सोचने का तरीका जो बना रखा है, वो प्रेशर में आके चलने का उनका मेरे को नहीं लगता कि ही इज वायर्ड टू बी अंडर प्रेशर। तो ये जो कुछ चीजें निकल के आई, हाँ, और जो ऑब्जर्वेशन आपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विषय में बताई, वजीर आजम जो पाकिस्तान के हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनकी, अब माफ कीजिएगा, उनकी हैसियत जो है वो किसी क्लर्क से फालतू नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान दर हकीकत दरअसल जो है वो आसिफ मुनीर ही चला रहे हैं, फौज इस्टेब्लिशमेंट ही चला रही है। उनको सिर्फ एक मखौटे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है कि हाँ अभी भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये स्टिल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक, उससे अधिक कुछ नहीं है। उनकी ना तो हैसियत है, ना उनकी हिम्मत है, ना कोई औकात है कि वो इनसे बाहर जाके बात कर सके। और शायद ये शहबाज शरीफ के अलावा सबको पता है, क्योंकि अगर अगर व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर को बुला करके लंच पर बैठाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो वो तो मान चुके हैं कि भाई पाकिस्तान की सरपरस्ती आसिम मुनीर कर रहे हैं, इनकी तो कोई दरअसल औकात है नहीं। नहीं, दरअसल मेरा ख्याल है कि सबसे पहले इस बात से वाजे जो है, अवगत जो है, इस बात की क्लैरिटी सबसे पहले तो शहबाज शरीफ को खुद को होगी कि साहब मेरी यहाँ पे कोई औकात नहीं है। ये सबसे पहले उनको क्लैरिटी है। और पूरी दुनिया में इसका एलानिया ढिंडोरा जिसे कहते हैं, इसका जो एलानिया बयान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद किया दुनिया के आगे, जब उन्होंने आसिम मुनीर को बुलाया एक इलेक्टेड गवर्नमेंट में, जिसको मतलब तथाकथित रूप से एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट को रन कर रहा है, उसको तवज्जो ना देके, उसको प्रेसिडेंस ना देके जब वो एक मिलिट्री डिक्टेटर को इनवाइट करते हैं, तो वो तो एलानिया तौर पर उन्होंने बता दिया है। और आप एक बात बड़ी दिलचस्प देखें कि बॉडी लैंग्वेज कह लीजिए, कॉन्फिडेंस लेवल कह लीजिए, वो शहबाज शरीफ का जीरो है साहब। और बिल्कुल। वो जब बोलते भी हैं तो माइके फेंकने के लिए, माइके गिराने के लिए और वो चीखने चिल्लाने के अलावा उनके उनके पास कुछ कहने के लिए होता भी नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं होता। वो कहने को पंजाबी है, बट वो पंजाबी की कहावतें जो हैं, जो पंजाबी के एक एक्रोनिम्स हैं, उनको वो भी नहीं आते बोलने, उनको उसका भी नहीं ध्यान। तो आप ये हिसाब लगाइए कि मेंटली कितने बैंकरप्ट, पॉलिटिकली कितने खाली, और जहनी तौर पे कितने खोखले हैं पाकिस्तान के वजीर आजम। तो ये जो कंपैरिजन हम बाज दफा कर देते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, पहली चीज तो ये कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। और जो हमारी लीडरशिप है, प्रधानमंत्री मोदी हो गए, अमित शाह हो गए, या जो हमारे तमाम कैबिनेट के कॉलीग्स हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, उनका कंपैरिजन आप पाकिस्तान के साथ कर ही नहीं सकते, क्योंकि कंपैरिजन है भी नहीं। और जहां तक हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो उत्तर प्रदेश से बड़ी तो अर्थव्यवस्था पूरे पाकिस्तान की नहीं है, और उत्तर प्रदेश तो फिर भी कमा रहा है, इट इज स्टिल पॉजिटिव। पाकिस्तान तो नुकसान में, घाटे में। ये तो भीख का कटोरा लेके वो जो बार बार दिखाते हैं ना साहब, वो कासा बोलते हैं उर्दू में, जो जिसमें जी हाँ, जी हाँ। एल्स लेते हैं, तो वो तो जी। कासा देखे कटोरा लेके बैठे हुए हैं, चाहे वो अ, इमरान खान थे चाहिए। और इन्होंने बल्कि अगर आपको ध्यान हो तो शहबाज शरीफ ने तो खुद एलानिया तौर पे कहा था कि जब हम लोगों के पास जाते हैं तो उनको लगता है यार ये भीख मांगने आ गए, हम कब तक भीख मांगेंगे। तो इन्होंने तो ये खुद बातें कह रखी हैं अपनी जुबान से। मान अच्छा, साहब। उसके उसके कंपैरिजन में आप देखिए कि भारत, मैंने जैसे आपको कहा ना कि ना केवल एक विश्वसनीय विश्व शक्ति के रूप में और एक विश्वसनीय विश्व नेता के रूप में मोदी जी आगे आ रहे हैं, बल्कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बहुत जल्दी बनने जा रहा है। अब लोगों का आर्गुमेंट होता है कि साहब जर्मनी का जो आबादी है और उनका जो पर कैपिटा है, भाई हम लोगों ने इतनी गुलामी सही है इतने सालों तक, और हम उसके बाद भी इतने लंबे समय तक करप्ट लीडरशिप और हमारे पास करप्ट सरकारें आई, ये तो अब महसूस हो रही है एक सुख की सांस। और आप इमेजिन कर सकते हैं क्या कि जिस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उनको ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, बट उनके लिए ये कह दिया था कि भी एक देहाती औरत की तरह वो बिहेव करते। अभी बिल्कुल। शहबाज शरीफ की हिम्मत है कि मोदी साहब के बारे में दो शब्द अपशब्द बोल के दिखाए? नहीं ना। तो उन्होंने अपना ऑरा, अपना एक रुतबा, अपनी एक इमेज ऐसी वैश्विक स्तर पे बना रखी है कि ये लोग खुद जो है वो
मोदी साहब सरकार में आने से पहले कहते थे कि अपनी लाइन लंबी करो, अपनी लकीर लंबी करो, और वो भारत ने करके दिखाया है। आप कुछ कह रहे थे? मैं आगे बढ़ने से पहले, चूंकि पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है, तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं प्रोग्राम में बैठने से पहले थोड़ा थोड़ा देख रहा था कि पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है। तो वहाँ के जो सोशल मीडिया मंच हैं, यूट्यूबर हैं, तमाम दूसरे लोग हैं, वो बड़ा मजाक ले रहे हैं साहब शहबाज शरीफ का। मतलब अपनी ही सरकार के नुमाइंदे का, जो देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसके चटकारे लिए जा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि कोई पूछ ही नहीं रहा है पाकिस्तान को तो वहां पर। बल्कि यहाँ तो लोग कहते हैं गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। मैं जब पाकिस्तान के चैनलों को देखता हूँ, मुझे लगता है कि वो मोदी मीडिया है। वहां केवल मोदी और मोदी की ही लीडरशिप की बात होती है, उनके चमत्कार की बात होती है। ये कैसे हो रहा है साहब? देखिए, मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। हमारे तो हम बोलते हैं ना कि चमत्कार को नमस्कार है। और आप ये मत भूलिए कि ये जो पाकिस्तान है, ये भी एक बार भारतवर्ष का एक समय पे हिस्सा होता था। तो जो साइकोलॉजी है, जो मानसिकता है, देखिए वो धर्म बदलने के बाद उनके विचार बदल गए और उसके बाद जो है वो एक अलग टैंजेंट पे चले गए। बट अगर आप कल्चरली बात करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं एक जो सोच है वो यही है कि यहाँ पे पराक्रमी की पूजा होती है, यहाँ पे पराक्रमी को ही हम नमन करते हैं। तो चाहे, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन है, तो उनकी पूजा होती है। हमारे देवी देवता हैं, सबके हाथों में हथियार होते हैं, तो पराक्रमी की पूजा होती है। जब ये बात सिद्ध करके दिखा दी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि इस खित्ते में, बर्रे सगीर बोल देते हैं जिसको हम, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कह दीजिए, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर अगर आप मुझे बता दीजिए कि सबसे मजबूत और सबसे बड़ा कोई अगर कद का नेता हो तो वो कौन है, तो वो निस्संदेह प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। उनसे बड़ा तो कोई नेता ही नहीं। और खास तौर पे अब पाकिस्तान के अंदर की जो मेंटालिटी है, साइकोलॉजी है, सोच है, वो तो अमेरिका की गुलामी भर उनका जो एक नजरिया है, वो तो इतना ही है बस कि साहब अमेरिका की गुलामी, पाकिस्तान की गुलामी, जिसको गुलामी को वो बैलेंसिंग एक्ट का नाम दे देते हैं। तो जब आप अमेरिका बहादुर को, पाकिस्तान की भाषा में कहें, जब आप अमेरिका बहादुर को आंखें निकाल के घूर देते हैं, आप जब अमेरिका बहादुर की बात को 2 टके पे रखते हैं और जब उसकी 4 टेलीफोन कॉल्स को आप इग्नोर करते हैं, और ये देखिए, कहा नहीं जाता डिप्लोमेसी में कई बातें बिना बोले जो है वो वाजे की जाती हैं। तो ये कह दिया कि भाई तुम्हारी कोई औकात हैसियत है नहीं, तुम्हारा लेवल नहीं है कि तुमसे बात की जाए, बात करना। और ये 4 फोन कॉल ना आंसर करना, ये भी है कि तुम विश्वास के योग्य नहीं हो, तुम भरोसे लायक नहीं हो। और अमेरिका बिल्कुल। ने ना केवल भारत के ऊपर 60 ऐसे दुनिया के देश हैं जिनके ऊपर बिल्कुल नाजायज टैरिफ लगा रखा है। तो जो अमेरिका की एक, आप कह लीजिए कि आप कहते हैं, हम पहले कहते थे कि साहब डंडा मारने से डंडा दिखाना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जब डंडा मार ही दोगे तो डर निकल जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका का जो अंपायर है, या अमेरिका का जो साम्राज्य है, उसका डर अब लोगों के मन से धीरे धीरे निकल गया है, खासतौर पे ट्रंप के आने के बाद। और अगर मैं इस बात को थोड़ा सा और डिटेल में उल्लेख कर दूं, तो क्या बहुत डिफरेंट थी क्या स्थितियां जो बाइडेन के टाइम पे? उनसे पहले भी ट्रंप थे, उनसे पहले जॉर्ज बुश थे, बिल क्लिंटन थे, ओबामा थे, ये कई तमाम जो है अमेरिकी राष्ट्रपति रहे हैं। ये इन्हीं को खुजली मची थी कि साहब मैं दुनिया भर के ऊपर टैरिफ लगाऊंगा, और वो खुद अपने सुप्रीम कोर्ट में उनके जो टैरिफ्स हैं वो चैलेंज हो गए कि भी टैरिफ लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। वो उसको सैंक्शंस का नाम देने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर आपने गौर से देखा हो तो अमेरिका के अंदर नैरेटिव शिफ्टिंग कितनी जल्दी हुई। सबसे पहले ये पुतिन की जंग थी, फिर ये बाइडेन की जंग हुई, फिर ये मोदी की जंग हुई, और अब वो इनके जो पिटे हुए नकारे हैं जिनका नाम पीटर नवारो है, पीटर नवारो ने बोला कि साहब ये ब्राह्मणों की जंग हो गई है, अभी ब्राह्मण इसमें से मुनाफा कमखोरी कर रहे हैं। मतलब ये लोग इतने बौखला चुके हैं, और उनकी बौखलाहट का कारण कौन है? एक आदमी, नरेंद्र मोदी। अब भी अगर पाकिस्तान वाले उठ के इनके लिए अगर 3 टाइम मोदी चालीसा नहीं पढ़ेंगे तो और क्या करेंगे? ये 5 वक्त की नमाज पढ़े ना पढ़े। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान का सोशल मीडिया, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, ये सारा दिन मोदी चालीसा पढ़ते हैं, सारा दिन इनके जुबान पे मोदी साहब का नाम होता है। तो ये पराक्रमी की पूजा है भाई। ये ऐसा नहीं कि पहले मनमोहन सिंह की पूजा क्यों नहीं हुई, पर मनमोहन सिंह को क्यों देहाती औरत कह के टाल दिया?
तो यही कारण है, ये पराक्रमी है भाई, इसलिए। मान साहब, जब पुतिन से और शी जिनपिंग से मुलाकातें चल रही थी मोदी साहब की, और एससीओ में उनका भाषण चल रहा था, और बायलैटरल टॉक्स और वन टू वन पुतिन साहब के साथ, जाहिर है जेलेंस्की की फोन कॉल आई थी जब उन्होंने जापान में लैंड किया था, और उन्होंने कहा था कि आप पुतिन साहब से मिलें तो कम से कम युद्ध विराम के लिए आप बात जरूर करें, क्योंकि वो जानते हैं कि पुतिन के साथ मोदी जी के कैसे रिश्ते हैं। तो वन टू वन बातचीत 50-55 मिनट तक खिंच गई। तो जिस समय ये सब चल रहा था उस समय ट्रंप साहब सोए हुए थे। अभी थोड़ी देर पहले वो उठे हैं, मुंह धोया है उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने कुछ अपने ट्रुथ पर जाकर के उल्टियां की हैं, और उसमें ये कहा है कि साहब भारत से हमारा एक तरफा सा ही रिश्ता चल रहा है, और भारत ने तो हमारे सामानों पर बहुत बड़ा टैरिफ लगाया हुआ है, हमारी कंपनियों को बड़ा मुश्किल हो रहा है। मतलब क्या, उठते ही रोना शुरू कर दिया। मैं आपसे कह रहा था, विलाप जो है ये आपके साथ तो मेरी आज बात हो रही है। कुछ समय पहले मैं किसी और चैनल पे बैठा था, तो उस वक्त पीटर नवारो ने एक नो ट्वीट का ना उसने थ्रेड लिखा था, तो मैंने कहा था ये रो नहीं रहे, ये अब दे आर हाउलिंग, जैसे वो लोमड़ी गीदड़ कह लीजिए, रात के समय में कुत्ते हाउल करते हैं ना, वो मगर अब ये हाउलिंग पे आ गए। अब इनके बस का कुछ नहीं है, अब इनके समझ से बाहर हो रही। देखिए क्या है, चाइना और जापान ये दो ऑपोजिट्स हैं, बिकॉज जापान ने बहुत लंबे समय तक चीन पे राज किया है, और चीन के अंदर जो एट्रोसिटीज जब जापानीज ने करी हैं वो उल्लेख के योग्य नहीं है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत एक ब्रूटल हिस्ट्री है इनकी, और अभी कुछ ही दिनों में विक्ट्री डे सेलिब्रेशन जो है चीन में होने जा रही है। आप बैलेंसिंग देखिए, वो कह रहे थे ना कि साहब बैलेंसिंग नहीं आती भारत को। 10 ट्रिलियन येन की इन्वेस्टमेंट, यानी कि 68 बिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जापान ने भारत में प्लेज की है, और वो टेक्नोलॉजी और टैलेंट की जो बात प्रधानमंत्री मोदी ने जापान में की है, वो जापानीज ने बड़े खुश होकर सहर्ष उसको स्वीकार किया है। उसके बाद जब एससीओ में जाते हैं, तो एससीओ में जाके जब एक मजबूती से एक बॉनहोमी दिखती है, और आपने उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रतीक्षा करी, राष्ट्रपति पुतिन ने 8 मिनट तक प्रतीक्षा करते रहे कि प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो हम दोनों इकट्ठे जाएंगे, और वो बताया जा रहा है कि 40-45 मिनट जो है उनकी गाड़ी के अंदर भी बातचीत चली है, वो समय उनका सफर था उसमें। उसके बाद इनकी फिर बायलैटरल हुई, और जो आपने बताया कि जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया कि साहब आप जब भी मुलाकात करेंगे, उन्होंने अपने विषय रखे, और प्रधानमंत्री मोदी ने उसको लिया, और बार बार प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ ऐसा नहीं कि एक दोगली नीति या दोहरी नीति के उसके ऊपर, भारत के बड़ा स्पष्ट है, भारत ने पहला ऐसा देश है जिसने मजबूती से कहा था, और पुतिन के मुंह पे कहा था कि ये साहब ये समय जंग का नहीं है, ये पीस का है, दिस नॉट अ एरा ऑफ वॉर, दिस एरा ऑफ पीस। और उन्होंने फिर दोबारा पुतिन के सामने कहा कि एक लॉन्ग लास्टिंग पीस, और यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध विराम, और जो इंसानी इसमें नुकसान हो रहा है, जो ह्यूमैनिटेरियन इसमें नुकसान हो रहा है, मानवता का नुकसान हो रहा है, उसके ऊपर भी कुछ विचार करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आप अभी डोनाल्ड ट्रंप की उल्टी का उल्लेख कर रहे हैं, तो वो उल्लेख इसलिए है कि उसको अपने हाथ से नोबेल प्राइज खिसकता नजर आ रहा है अगले वर्ष का भी। इस वर्ष तो खैर वो 5 में से 3 जजेस ने उसके नॉमिनेशन को अस्वीकार कर दिया, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अगले साल कहीं मोदी ही ना ये नोबेल पीस प्राइज ले जाए, जिसके लिए वो बौखलाया और जल्लाया फिर रहा है। और ये भी एक, मैंने जैसे आपको कहा था कि एक विश्वसनीय विश्व नेता और एक विश्वसनीय विश्व शक्ति के रूप में भारत उभर के आ रहा है, तो वो इस बात से जाहिर होता है कि दोनों तरफ जो आपस में 2022 से लेकर अभी तक 3.5 साल से जंग में उलझी हुई है दो कंट्रीज, दोनों के जो सर्वोच्च नेता राष्ट्रपति हैं, वो मोदी साहब के ऊपर आस्था रखते हैं, उनके अंदर विश्वास रखते हैं। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में यदि कभी युद्ध विराम होता है और लास्टिंग पीस, यानी कि लंबे समय तक अगर ये शांति बहाल रहती है, तो उसके अंदर भारत का और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान होगा। लेकिन एक योगदान तो आप ट्रंप साहब का भी स्वीकार करेंगे, मानेंगे कि कम से कम उनकी और उनकी जो मूर्खता की टोली है, मूर्खों की, उनकी वजह से चाइना के साथ फिर से भारत का
पुराना संबंध बहाल होता हुआ दिखाई दे रहा। ठीक है, हम चाइना पर आंख मूंद करके भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम इन मूर्खतापूर्ण कदमों की वजह से, थ्रेट की वजह से, टैरिफ थोपने की वजह से उसने पुतिन साहब की भी भूमिका निश्चित रूप से पर्दे के पीछे से रही होगी, वरना कजान में ये बर्फ ना पिघलती जो वहां पिघलती हुई दिखाई दी। तो कम से कम इन तीनों को एक साथ ला दिया। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूट्यूब चैनल देख रहा था, उस पर टॉप पर उन्होंने लगाया है रूस, इंडिया, चाइना। ये एक या मैसेजिंग देने वाली बात होती है। तो एक मैसेजिंग जो है साफ साफ ट्रंप साहब को दी जा रही है और बाकी लोगों को भी। देखिए, इसमें 2-3 बातें बड़ी मतलब महत्वपूर्ण है निकल के जो आ रही हैं। पहला जो आपने आरआईसी की बात करी, आरआईसी ग्रुपिंग की बात करी। आरआईसी ग्रुपिंग जो है वो रशिया के एक विदेश मंत्री होते थे, मैं नाम उनका भूल गया। तो उनकी ये ब्रेन चाइल्ड थी, उनका ये विचार था। तो दूसरा ये जो आपने कजान की बात करी, ये ब्रिक्स सम्मेलन था कजान में पिछले साल अक्टूबर में। तो जिस वक्त ये पहली बार आइस ब्रेकर जो है, आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में जो है वो वहां से लेके इसको ताइजिन तक, यहाँ तक लेके आना, एससीओ तक लेके आना, उसके अंदर निसंदेह पुतिन साहब का उसके अंदर रोल है। पर जो हालात ट्रंप साहब ने पैदा किए हैं, उन हालातों को लेके अगर आप देखेंगे तो चीन का दौरा प्रधानमंत्री मोदी जी ने 7 साल में पहली दफा किया है। ये एक बहुत लंबे अरसे के बाद चीन गए हैं। तो ये भी एक फैक्टर रहा है, उसके अंदर मैसेजिंग भी है। इन चीजों के अंदर कोई संदेह नहीं है। पर अगर आप मैं आपको आंकड़े बताऊं तो 2 ग्रुपिंग्स हैं, एक ब्रिक्स है और एक G7 है। G8 होता था, उसमें से रशिया को बाहर निकाल दिया गया। तो G7 का जो अगर आप सामरिक बात करें, यानी कि इकोनॉमिक के दृष्टि से अगर आप बात करें, तो वो 28% जो है ग्लोबल जीडीपी को कह लीजिए, कंजम्पशन को कह लीजिए, वो केटर करता है। और ब्रिक्स जो है, अभी उसके अंदर जो एक्सटेंडेड ब्रिक्स है उसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, उसको शामिल नहीं कर रहा, वो 35% को कवर करता है। तो उस लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो ब्रिक्स जो है वो G7 से ज्यादा मजबूत और ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुपिंग है। और मतलब एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि भारत G7 का भी हिस्सा है एज अ परमानेंट इनवाइटी, एज अ ऑब्जर्वर, और भारत ब्रिक्स का भी हिस्सा है, बिकॉज उसमें ब्रिक्स का आई तो भारत से ही होता है। और उसके अलावा भारत क्वाड का भी हिस्सा है, जो दरअसल बनाया ही सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और जापान को केटर करने के लिए था। भारत उसके अंदर बेसिकली चीन को काउंटर करने के लिए आगे लाया गया था। तो जैसे एक समय पे सार्क एक ग्रुपिंग होती थी, और सार्क अब जो है वो तकरीबन आप समझ लीजिए कि ताबूत के अंदर पड़ा हुआ है, सार्क नाम की कोई चीज है नहीं अब। ऐसे ही अगर यही हालात रहे तो जो ब्रिक्स है, सॉरी, जो क्वाड है, क्वाड भी जो है वो बर्फ में लग चुका है। बहरहाल जो ये सारी बातें हैं, इसके अंदर मैं दोबारा इस बात को दोहराऊंगा कि जो लीडरशिप है प्रधानमंत्री मोदी जी की, और जो बैलेंसिंग जिस तरीके से की है भारत ने एज ए न्यूट्रल स्टेट, और उसमें केवल ये अगर हम जयशंकर साहब का उल्लेख ना करें, या अगर हम हरदीप सिंह पुरी साहब का उल्लेख ना करें, क्योंकि उनका महकमा है जिसको लेके ये बात हो रही है, तो एक आंकड़ा और निकल के आया कि भारत निसंदेह अपना बहुत बड़ा हिस्सा तेल का जो है वो रशिया से इंपोर्ट कर रहा है। पर भारत यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है डीजल का। तो मतलब अब जिस तरीके से आप समझ रहे हैं, ट्रंप को पंजाबी कह लोगे आप, हरियाणा के आप भी हैं, तो सीप कहते हैं, भी सीप लग गई भैया, बोले क्या, उसकी तो विकेट गिर गई। अभी तो पीटर नवारो कह रहा था कि साहब ये ऑयल लॉन्ड्रिंग हो रही है, वहां से आप तेल लेके इधर भेज रहे हैं। तो तेल का जो मतलब डीजल का सबसे बड़ा निर्यातक है यूक्रेन को, वो भारत ही तो है। अब क्या बोलोगे? तो भारत ने न्यूट्रलिटी मेंटेन की है एक बहुत लंबे समय तक। और जिस तरीके से हम लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ हम लोग गए हैं। और लुक ईस्ट में अभी हम वो डिस्कस नहीं कर रहे चोई साहब, कि जो लुक ईस्ट के अंदर भारत ने एशियन देशों के साथ जिस तरीके से अपने संबंध बनाए हैं, चाहे वो फिलीपींस के साथ हो, चाहे वो अभी फिलीपींस के राष्ट्रपति भारत में थे कुछ समय पहले, तो हमारी डिफेंस अरेंजमेंट्स हुए हैं फिलीपींस के साथ। हमारा एक बहुत अच्छा ताल्लुकात जो है वो थाईलैंड के साथ है, लाओस के साथ है, कंबोडिया के साथ है। हम कई कई डिस्कशंस जो है भारत की एक्ट ईस्ट के नाते से, अगर आप कहें एशियान के नाते से, या ओशियानिया के जो छोटे छोटे देश हैं,
फीजी हो गया, अन्य देश हैं जहाँ पे भारतीय मूल के जो लोग हैं वहाँ पे एक टाइम पे प्रधानमंत्री, अभी भी प्रधानमंत्री वहाँ पे भारतीय मूल के हैं। तो ये जिस तरीके से डिप्लोमेसी को कंडक्ट किया है प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 11 वर्षों में, वो मैं आपको बताऊं अप्रत्याशित है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और हम लोग हिस्ट्री इन मेकिंग, हम लोग जो इतिहास है अपनी नजरों के सामने बनते हुए देख रहे हैं, और ये पहले कभी भारत के इतिहास में नहीं हुआ जैसा हम देख रहे हैं कि हम बिल्कुल अमेरिका के बुली को काउंटर कर रहे हैं, चाइना और रशिया भारत के बराबर आगे खड़े। और आपने ठीक कहा कि हम चाइना को लंबे समय तक हम उसके ऊपर एतबार नहीं, विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना ने अपने आप को कभी विश्वसनीय शक्ति के रूप में सिद्ध नहीं किया। जहां पे भी हर एक, मतलब चाइना का अगर 7 देशों के साथ बॉर्डर लगता है तो उसका 17 देशों के साथ सीमा विवाद चलेगा। मतलब ऐसा चीन की जो विस्तारवादी सोच है उसके नाते से। परंतु अगर आप उसके बावजूद देखें कि भारत को अभी $4 ट्रिलियन से $15 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन की अगर इकोनॉमी बनना है, तो हमारे को अपने कुछ बॉर्डर्स को शांत करना पड़ेगा। ये हमारे लिए ये हमारी नीड है आज की, ये हमारी आवश्यकता है। और उसको हमारी लीडरशिप टाइम के रहते, मैं समझता हूँ कि किसी भी देश के इतिहास में एक सहस्त्र वर्ष में कह लीजिए, एक बहुत लंबे कालखंड में एक अवसर आता है जब वो पुनः जो है वैभव को प्राप्त हो सकते हैं, मतलब अपनी एक पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं, और वो ओवर अचीव कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि टाइमिंग जो है वो भारत के लिए अभी है, और भारत का समय अब है। सर बहुत सही बात आपने कही है मान साहब। एक बात और चलते चलते, एससीओ, G7, ब्रिक्स, इन तीनों के अधिकांश जो देश हैं, सदस्य देश हैं, वो कहीं ना कहीं अमेरिका की जो ये चौधराहट है इससे तंग तो हैं, उसके रवैये से तंग हैं। और एससीओ की अगर हम मीटिंग देखें और जिस तरह का यहाँ माहौल था, मुझे लगता है कि जितनी भी कनबत्तियां हो रही थी खड़े होकर के, और जो मजे लिए जा रहे थे पुतिन के द्वारा भी, जिनपिंग के द्वारा भी, और मोदी जी भी पूरे मूड में थे बताते हुए, तो कहीं ना कहीं इसके केंद्र में ट्रंप थे और उनकी मूर्खों की टोली थी। आपको लगता है एक एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जब एक वैकल्पिक यूएनओ के बारे में भी थॉट शुरू होगा? यूएन ना बाय एंड लार्ज ना अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल रिडंडेंट हो चुका है। आप वैकल्पिक यूएन की बात है, मतलब वैकल्पिक क्या होता है डॉक्टर साहब, चौधरी साहब के ना, जब आपके हाथ में विश्व की बागडोर हो ना, तो आप जो चाहो वो कर लोगे, जो आप चाहोगे वैसा आप उसको बना लोगे। और दूसरी बात ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मीम्स को अगर हम माने कि भाई ये वो ट्रम्प की बात हो रही थी, तो उसमें मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ मीम, जितना हम मोदी साहब को जानते हैं, अगर आपको याद हो तो इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उनका एक बार ट्रंप के साथ टकराव हो गया था किसी चीज को लेके ट्विटर के ऊपर। तो जब वो उसको मिले G7 में मेरे ख्याल है, तब उनको बड़ा हाँ, हंस के कहा था कि आजकल बहुत ट्विटर ट्विटर खेल रहे हो तुम, बहुत एक्टिव हो ट्विटर पे। और वो भी इमैनुअल मैक्रोन भी हंस के वो समझ गए थे कि बात कहाँ जा रही है। तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे ट्रांसलेटर्स थे, वो हिंदी से रशियन से कैंटनीज में या चाइनीज भाषा में। तो वो उस वक्त भी जैसे उसको सी जिनपिंग को बात समझ में आई कि मोदी साहब क्या कह रहे हैं, तो उसके बाद वो भी ठहाके लगा के हंसे। तो निस्संदेह इसका विषय ट्रंप हो सकते हैं, पर वो है ही थे या उसी विषय में बात हो रही थी, ये कहना मुश्किल है। इस बात की तो पुष्टि या तो ये 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष कर सकते हैं, या जो उनके ट्रांसलेटर वो बता सकते हैं। पर जितना हमको पता है कि मोदी साहब चुटकी लेने में बहुत जो है माहिर हैं, वो माहौल को हल्का भी कर देते हैं, और उसके उस तरीके से वो अपने आप को कंडक्ट करते हैं। तो ऐसा संभव है कि ये हो। और खैर मैंने आपको बताया जैसे वो पुतिन की जंग से बाइडेन के बाद मोदी की, अब ब्राह्मणों की हो गई है, अब कल को बोलेंगे पता नहीं किसकी जंग है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये हमारी करनी है, ये हमारा किया हुआ है। यदि आप ना इंसिस्ट करते कि भाई ये नेटो में आएगा, यदि आप ना उसको यूक्रेन को उलझाते, तो यूक्रेन के जो 17 मिलियन है ना, 1.7 मिलियन है कि 17 मिलियन है, मेरे ख्याल 1.7 मिलियन है, 17 लाख जो वहां पे सैनिक मारे गए हैं, वो शायद ना मारे जाते हैं। वो जो अभी मैं समझता हूँ कि जो एक होड़ लगी हुई है यूरोप के अंदर की भी, किसी तरीके अगर ये युद्ध विराम होता है, तो वहां पे 2 चीजों की एक्सप्लॉइटेशन, एक तो रीबिल्डिंग की,
वहां पे यूक्रेन के अंदर फिर पैसा लगेगा उसको पुनः खड़ा करने में, और वहां पे जो उनके खनिज हैं, वहां पे जो प्राकृतिक स्रोत हैं, उनको भी निचोड़ने का प्रयास किया जाएगा। वो अब वो दूसरी तरफ मेरे को लगता है कि अटेंशन जो है इनकी चली गई है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि साहब किसी तरीके से, जैसे उन्होंने कहा था कि साहब जो पहली व्हाइट हाउस के अंदर डील जो है जेलेंस्की और ट्रंप की जो टूट गई थी, वो इसी बारे में थी कि भाई हम यहाँ से तुम्हारे खनिज निकालेंगे, रेयर अर्थ मिनरल्स निकालेंगे। जैसा आज से 100 वर्ष पहले तेल की कीमत थी जो अरब खाड़ी के देशों में से निकला था, अब उस वही कीमत रेयर अर्थ मिनरल्स की है। तो मैं समझता हूँ कि फिर दोबारा जो है हम विश्व को उस मुहाने पे देख रहे हैं जहां पे अमेरिका का राष्ट्रपति एक व्यापारी है, एक डीलर है, एक ट्रेडर है, और यहाँ पे भारत में कह लीजिए, रशिया में कह लीजिए, गुड़े हुए राजनीतिक हैं, गुड़े हुए स्टेट्समैन हैं जिन्होंने अपने अपने देशों को, अपने अपने राष्ट्रों को आगे लेके आए, आगे बढ़े। तो ये इतनी मेरे समझ में आती है बात। जो साहब, मान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। आपका धन्यवाद। आपके श्रोताओं को सबको सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद। सत श्री अकाल, जय हिंद।